डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। और इस सेशन में हम लोग केवल बिहार के ही न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की भी कवरेज रखते हैं। आज के इस सेशन में कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो बीपीएससी के प्रीलिम्स में इस बार अच्छे से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है कि आज 22 मार्च है, बिहार दिवस है और इस मौके पर बिहार दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो बिहार के पटना के गांधी मैदान में। इस पॉइंट को याद रखो कि बिहार दिवस समारोह कहाँ आयोजन हो रहा है, बिहार पटना के गांधी मैदान में। और इस बार का जो थीम रखा गया है वो है उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार। और इस समारोह के उद्घाटन करता होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो विशिष्ट अतिथि हैं दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं। और इस बार का थीम तो आपको पता हो गया, उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार। इस समारोह में ही भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है गवर घिचोर, इसका भी मंचन होगा। तो इस आर्टिकल से बस 2-3 पॉइंट ही पूछ सकता है इस बार का थीम क्या है, तो उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार। और अगर पूछता है गवर घिचोर किनका लोक नाटक है तो भिखारी ठाकुर जी का। दूसरा न्यूज़ जो है ये राज्य के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट के मंजूरी को लेकर है। इसमें ये कहा गया है कि नई दिल्ली में जो है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। अभी कहाँ हो रहा है? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का आयोजन नई दिल्ली में। इसमें ये जो है कि फोकस स्टेट के तौर पे बिहार है। ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में फोकस स्टेट कौन है? बिहार। इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जो बिहार में जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको जल्द मंजूरी मिल सकता है। पहला है बांका में और दूसरा है नवादा के रजौली में। आप रजौली के को भी याद रखेंगे, सिर्फ नवादा को याद नहीं रखना है, रजौली को भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्लेस स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार सौर प्लांट को लेके आ गया था, सोलर पैनल प्लांट को लेके आया था, दरभंगा के किस जगह पे है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ प्रस्तावित है बिहार में। तो एक बांका में, दूसरा नवादा के रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है। इसके अलावा जो बिजली के उत्पादन में बिहार काफ़ी होगा, इस आर्टिकल देखो, सब आर्टिकल में 3 पॉइंट दिया हुआ है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग रहा है। और नवीनगर में जो एनटीपीसी ने 2400 मेगावाट बिजली प्लांट का विस्तार किया है। इसके अलावा बिहार के बेगूसराय के बरौनी में 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग रहा है। यहाँ से 3 पॉइंट याद ध्यान रखना है। भागलपुर के पीरपैंती और नवीनगर आई थिंक औरंगाबाद में है। इसके अलावा बेगूसराय के बरौनी में 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग रहा है। सारा पावर प्लांट है जिससे कि बिजली उत्पादन होता है। इन तीनों पॉइंट को याद रखो। डायरेक्ट पूछ सकता है पीरपैंती कहाँ है, या फिर नवीनगर किस जिला में स्थित है, बरौनी किस जिला में स्थित है, इससे आ सकता है। ये तीनों पावर प्लांट है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में सीधे आने के चांसेज है, ये देखो, बिहार की बिजली कंपनी जो है इंडिया के टॉप 10 में आया हुआ है। तो कौन सा आया है? तो इसी समिट में, कौन से समिट में? इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें क्या है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को देश की टॉप 5 सरकारी बिजली कंपनियों में शामिल हो गई है। और इसको जो है ए रेटिंग में दिया गया। किसको? नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। इसके अलावा जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, इसको 13वां स्थान मिला है। और ये उपलब्धि कौन बता रहे थे? तो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो बता रहे थे। तो इस आर्टिकल से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। आप एक बार अभी पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अपलोड होगी उससे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। इसमें यह है कि एक इंडिया ने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट बनाया है तारागिरी नाम से, उसके बारे में न्यूज़ है। इसमें ये कहा गया है कि जो तारागिरी है ये अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है। मेनली स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है, जैसे कि यह समुद्र का एक साइलेंट हंटर बन जाता है। अगर रडार किसी दुश्मन देश का लगा हुआ भी है तो आसानी से उसके रडार में तारागिरी आएगा नहीं। इसी को ही स्टेल्थ पावर्ड बोलते हैं। स्टेल्थ जो है ना, ये देखो दिया हुआ है ना, स्टेल्थ फ्रिगेट। और इसके अलावा इस पॉइंट में जो ध्यान रखना है कि तारागिरी जो है इसको प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी क्लास का
चौथा युद्धपोत है, इसके तहत बनाया गया। और इसको जो बनाया है, किसने बनाया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। और इस INS तारागिरी को कहाँ कमीशन किया जाएगा नौसेना में, तो ध्यान रखना विशाखापत्तनम में किया जाएगा। जब ये समारोह आयोजन किया जाएगा कमीशन का, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो इस आर्टिकल से बस 2-3 पॉइंट याद रखो। पूछता है INS तारागिरी क्या है, तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि तारागिरी जो है ये स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसको कि नौसेना में शामिल किया जाएगा विशाखापत्तनम में। और इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और ये इस किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है कि स्टेल्थ फ्रिगेट जो बनाया जा रहा है, पनडुब्बियाँ बनाई जा रही है, उससे संबंधित है। इसके अलावा इससे सवाल नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें ये कहा गया है कि भूजल का अवैध दोहन के कारण 0 डे, ये देखो इंपॉर्टेंट है, डे 0 की तरफ बढ़ रही है राजधानी। मेनली ये देखो कि विभिन्न राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा जा रहा है कि दिल्ली डे 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा UN जो है, इन्होंने यही कहा है कि दिल्ली और चेन्नई को डे 0 की चेतावनी दी है। तो हमें ये देखना है कि आपके एग्ज़ाम में जो आ सकता है, ये नहीं आएगा कि कौन सा सिटी डे 0 की तरफ आगे बढ़ रहा, नहीं आने वाला है। इससे आएगा कि डे 0 का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यही है कि शहर में उपलब्ध पानी के सभी स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए आपको भूजल में दोहन में कमी लाकर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देगा। तो मेनली यही है कि डे 0 उस समय को कहेंगे जब मान लो दिल्ली हो या फिर पटना हो, ऐसे शहर में जो डे 0 के करीब होगा या जो डे 0 अचीव कर लेगा, कि उस शहर में अब जो है पानी का कोई भी सोर्स नहीं बचा है, ना नदी है ना ग्राउंड वाटर है। तो ऐसे स्थिति को डे 0 कहेंगे, जो कि काफ़ी भयावह सोच के ही लगता है। तो इस पॉइंट को बस ध्यान रखो, डे 0 का मतलब क्या है इस आर्टिकल से, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये ईरान और इजराइल वाला वार से रिलेटेड है। इसमें ये है कि हमने बताया था कि अगर कुछ लिस्ट आ जाता है तो हम पढ़ लेंगे। इसमें ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया हुआ, उसका रेंज दिया हुआ है। तो हमें बस ये देखना है, क्योंकि एग्जाम में बस ये पूछेगा किस देश का बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हमें बस नाम देखना है, इसका रेंज में लेना देना नहीं है। फतेह 1110, फतेह 313, शहाब 2, जुल्फागर, क़ियाम, शहाब, इमाद, खैबर, सेजिल, खुर्रमशहर, ये सारे जो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर पूछता है कि खुर्रमशहर, हाल ही में जो चर्चा में रहा, खुर्रमशहर का संबंध क्या है, तो आपको बताना है बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का। सेजिल, खैबर एक दर्रा भी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड में। इमाद, शहाब, क़ियाम, जुल्फागर, शहाब, फतेह 313 और फतेह 110। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको यहाँ ध्यान होगा, ये देखो ये इजराइल का मैप है और ये पूरा मिडल ईस्ट है, ये सारे रेंज दिए हुए हैं इसके मिसाइल के। इस कल क्या हुआ ना कि इजराइल ने जो यहाँ क्या कहते हैं, इंडियन ओशन में एक आइलैंड है चैगोस आर्कीपेलगो मेनली उसको कहते हैं कि जो द्वीपों के कई समूह हों उसको आर्कीपेलगो कहते हैं। द्वीपों के समूह को आर्कीपेलगो, या फिर ये भी कह सकते हो चेगोस द्वीप समूह। चेगोस द्वीप समूह में ही एक द्वीप है डियागो गार्सिया, जिसको कि ब्रिटेन ने USA को लीज पे दे रखा है। पहले 50 ईयर्स के लिए दिया था, फिर 20 ईयर्स के लिए दिया है लीज पे। तो इसमें और USA ने क्या किया, वहाँ एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। तो इससे संबंधित हम न्यूज़ देख लेते हैं डियागो गार्सिया से, क्योंकि इस पर अचानक हमला किया। देखो काफ़ी कितनी दूरी है, लगभग 3800 किलोमीटर दूरी है, वहाँ मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि चैगोस आर्कीपेलगो जो है ये किस देश के अंतर्गत आता है। तो आपको ये बताना है कि ये मॉरिशस के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, तो ये ध्यान रखो, चैगोस आर्कीपेलगो हो या फिर मॉरिशस हो या फिर इंडिया हो, इन जगहों पे किसका कॉलोनी था, तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन का ये कॉलोनी था, है ना, ब्रिटेन का कॉलोनी था। इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन मॉरिशस जो है, मॉरिशस को आज़ादी मिली थी 1968 में। ठीक है, 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। लेकिन इससे पहले क्या किया, ये ब्रिटेन ने
चैगोस आर्किपेलगो की एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, इसको 1965 में ही मॉरिशस से अलग कर दिया। ध्यान रखो, मॉरिशस को आज़ादी मिली 1968 में, लेकिन इससे 3 साल पहले 1965 में ही चैगोस आर्किपेलगो को या फिर डियागो गार्सिया को मॉरिशस से अलग कर दिया। और अगले ही साल दैट मीन्स 1966 में ये जो आइलैंड है डियागो गार्सिया, इसको लीज पे दे दिया 50 ईयर्स के लिए। किसको? यूएसए को। यूएसए ने यहाँ मिलिट्री बेस बना लिया। और जब ये 50 ईयर्स का लीज 2016 में ख़त्म हो गया, इससे पहले ही जो मॉरिशस है इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये शिकायत लेके गया था, यूएन में शिकायत लेके गया था कि ये आइलैंड मेरा है, दैट मीन्स मॉरिशस का है। इस पे केस चल रहा था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन ने 2019 में ये फैसला दिया था कि ये जो आइलैंड है वो मॉरिशस का है और ब्रिटेन को ये आइलैंड इसको वापस करनी होगी। इस पे क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अब ओनरशिप ट्रांसफ़र करना था मॉरिशस को, तो 2024-25 में ओनरशिप ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही मॉरिशस के साथ है ब्रिटेन ने क्या किया कि लीज पे ले लिया है ये आइलैंड को, चैगोस आइलैंड या फिर कहो डियागो गार्सिया को। अब ब्रिटेन तो ले लिया, ब्रिटेन तो ऑलरेडी दे रखा था। 2016 में 50 ईयर्स का लीज ख़त्म हुआ था यूएसए का, और फिर उसको 20 साल के लिए यूएसए को ही लीज पे दे दिया था। और अब क्या किया है ब्रिटेन ने 2024-25 में मॉरिशस से लीज पे ले लिया है ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने किसको लीज पे दिया है? तो यूएसए को दिया हुआ है 20 साल के लीज पे, और ब्रिटेन ने लिया है अभी मॉरिशस से ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद कितने साल के लीज पे? 99 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है। तो अब आपके सवाल में कन्फ्यूज मत हो। आपके सवाल में जो आ सकता है ये देखो कि चैगोस आर्किपेलगो कहाँ है, तो ध्यान रखो इंडियन ओशियन में है। और किसका है? तो मॉरिशस का है। लेकिन अभी इस पे किसका कब्जा है? दैट मीन्स कह तो सकते हो मॉरिशस का ही कब्जा है, बट ये दे रखा है ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने किसको लीज पे दे रखा है? जो मिलिट्री बेस बनाया है यूएसए ने। बस ये लास्ट में इतना ध्यान रखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो मैं ये PDF लगा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का यही है कि BPSC टेस्ट सीरीज या फिर BPSC जर्नी 09 पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, उस पर भी हम नेक्स्ट न्यूज़ देखो। जब ये जो न्यूज़ है, बिहार के पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हुआ था कि केरल के तिरुवनंतपुरम में ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि बिहार के पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो अगर पूछता है ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पीयूष राज ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, ये स्वर्ण पदक जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं डायरेक्ट नाम। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, एक ये है छोटा सा न्यूज़ है कि खतरा बनने वाली विदेशी पादपों पर नियंत्रण के लिए धनंजय मोहन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया है, जो कि ये देखे कि विदेशी पादप को नियंत्रण कैसे किया जा सके। इसमें ये देखो कि पारिस्थितिकी और भारतीय सामाजिक आर्थिक संतुलन के लिए खतरा बन रहा है विदेशी पादप प्रजाति की पहचान और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है धनंजय मोहन की अध्यक्षता में, और इनके अध्यक्ष होंगे A बीजू कुमार। तो एग्जाम में डायरेक्ट यही आने वाला है, आपको बाकी चीज़ नहीं आएगा कि विदेशी पादप प्रजाति की पहचान और उससे निपटने के लिए जो एक कमेटी बनाया गया वो किसकी अध्यक्षता में? तो धनंजय मोहन और बीजू कुमार। और ये अगर एक्स्ट्रा न्यूज़ देखना है तो इसको क्यों बनाया गया कमेटी को, तो NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने निर्देश दिया था कि आपको एक कमेटी गठित करके इस पे स्टडी करनी है और उसके उपाय सुझाने हैं, ताकि आप क्या कर रहे हैं इससे पता चल सके। मेनली ये होता है कि समिति को राज्यवार इनपुट के आधार पे खतरा बन रही विदेशी प्रजातियों की सूची तैयार करना है। उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान और प्राथमिकता तय करने के लिए विज्ञान आधारित प्रबंधन रणनीतियों तथा पारिस्थितिकी बहाली उपायों की सिफारिश करना है। इसके अलावा देखो रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश भी तैयार करने को कहा है। बट ये सारा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है BPSC प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। हमें बस इतना ही जानना है कि ये कमेटी किसके अध्यक्षता में है, तो धनंजय मोहन और A बीजू कुमार। और किसने बनाया है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने गठित किया है। इसके अलावा इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है।